दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम देखेंगे मोस्ट आईएमपी चैप्टर फॉर एमएसटी सीईटी एग्जाम। सो एमएसटी सीईटी एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 चैप्टर। उसके बाद 8, 9 एंड 10, 11, ये 4 चैप्टर। ओके, सो आपको टोटल 15 चैप्टर है। ये 15 चैप्टर में से ये जो 8 चैप्टर है ये आपका 80% स्कोर ला सकते हैं बायो एमएसटी सीईटी के अंदर। 80%, जी हाँ। और रिमेनिंग जो 5, 6, 7 है, 5, 6, 7 ये रिड्यूस चैप्टर है। उसी तरीके से 12, 13, 14 एंड 15 ये भी कैसे है, रिड्यूस चैप्टर है। रिड्यूस नहीं है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मतलब कि कम है इसके अंदर, ज्यादा मतलब हमको पढ़ना नहीं है। जो मेन नॉलेज है, मेन थिंग है, मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आ सकते हैं 1 to 4 एंड 8 to 11 ये चैप्टर से। ओके, उसी तरीके से जो हमारा चैप्टर 8 है फिर, जो कि है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका हम आज देखेंगे PYQ, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पहले साल में आए वाले क्वेश्चंस, जो कि हम देखेंगे 2012 से लेकर, ओके, 2012 से लेकर 2019 तक क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं हमको कौन कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो गाइज, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ तो बायो स्टडी विद निखिल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, वहां पे सर्च करो बायो स्टडी विद निखिल और ज्वाइन हो जाओ। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट है तो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, देर किस बात की। ओके, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली का मेंबर बन जाओ। सो आज हम देखेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, PYQ वीडियोस का। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहला जो हमारा MCQ है गाइज PYQ का, वो है एडम्स एप्पल इज आल्सो कॉल्ड। जो एडम्स एप्पल है ये हम किसको कहते हैं? ओके, एडम्स एप्पल एक रेस्पिरेटरी का पार्ट है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कौन सा है? वेस्टिब्यूल, फेरिंग्स, ओस्टियन एंड लैरिंग्स। बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गाइस लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये ध्यान में रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2000 MST CT 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ध्यान में रखना, ये सीधा सीधा है एडम्स एप्पल, मतलब जो लैरिंग्स होता है उसको हम ये कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। यहां पे आपको क्या करना है? आपको क्या दिया गया है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ये गाइस क्या है? ये क्या है? ये सभी है गाइस WBC। ओके, WBC मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट मतलब WBC। और ये WBC के अंदर 2 होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, सेकंड होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, तो उसी तरीके से ये दोनों ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर जो मोनोसीट्स है, ओके, मोनोसीट्स होते हैं, लिम्फोसीट्स होते हैं, बेसोफिल होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं। और ये इओसिनोफिल को हम नेक्स्ट में क्या कहते हैं? इसका नाम है एसिडोफिल्स। ओके, एसिडोफिल्स। तो गाइस, ये बेसिक वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा सा एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको क्या बताना है? आपको कॉलम मैच करना है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मैंने आपको बेसिक में बताया था। सो जो मोनोसाइट का न्यूक्लियस है वो कैसे होता है वो आपको बताना है। उसके बाद ये लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस है वो कैसे बताना है। बेसोफिल का वो कौन सा होता है, कैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। इओसिनोफिल का मतलब एसिडोफिल का कैसा होता है एंड कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है। एंड उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी बतानी है, मतलब फाइगोसाइटिक प्रॉपर्टी, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा। ओके, तो सबसे पहला हम देखते हैं गाइस मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट का जो है यहाँ पे ध्यान में रखना, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। कैसा होता है? किडनी शेप न्यूक्लियस। ओके, ध्यान में रखना। तो अभी मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको कैसे हमको करना है। देखो, ओके, मोनोसाइट इसका कैसा होता है? सेकंड में किडनी शेप न्यूक्लियस, किडनी के जैसा न्यूक्लियस होता है, मैं आपको बताऊंगा डायग्राम निकाल के भी। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट में है वो क्या है? इसका फंक्शन कैसा होता है पता है आपको? इसका फंक्शन होता है फाइगोसाइटिक, मतलब ये जो आने वाले बाकी सेल्स है उनको खा सकते हैं, डायरेक्टली इसको एनगल्प कर सकते हैं, मतलब फाइगोसाइटिक। किडनी शेप न्यूक्लियस मतलब कैसा होता है पता है आपको? ये ऐसा ऊपर का सेल, और यहाँ पे देखो ऐसा न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस? ऐसा, इधर से थोड़ा ड्रॉ कर तो ऐसा, वो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। कैसा? किडनी शेप। उसके बाद सेकंड है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट का क्या होता है?
ये जो है ये होता है लार्ज राउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज होता है एंड राउंडेड होता है। ओके, उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है पता है आपको, लिम्फोसाइट्स का? इसका फंक्शन होता है प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला। ओके, दूसरा कलर लेता हूं ताकि समझ पाओ आप अच्छी तरीके से। देन होता है बेसोफिल। तो जो बेसोफिल होता है इसका ध्यान में रखना ऑलवेज, इसका होता है ट्विस्टेड न्यूक्लियस। कैसा होता है? ट्विस्टेड न्यूक्लियस। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है गाइज रिलीज हेपेरॉन। ये हेपेरॉन नाम का जो सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, वो ये रिलीज करता है। तो समझ में आ गया? अभी इसका आंसर बताओ क्या है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लगा दो ताकि समझ में आए। और यूएसनोफिल तो व्हाइट है, तो ये बायलोब्ड न्यूक्लियस होगा इसका। बायलोब्ड न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो ऐसा दो लोब दिखेंगे, इधर से एक लोब इधर से एक लोब, मतलब बायलोब न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट्स के अंदर कैसा है? ट्विस्टेड न्यूक्लियस है, मतलब ऐसा दिखेगा ट्विस्टेड न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस कैसा होगा? ये ऐसा, और सेल के कंपैरिजन में वो न्यूक्लियस का साइज ऐसा लार्ज होगा। ओके, इस तरीके से। और उसके बाद उसके फंक्शंस, और ये बायलोब न्यूक्लियस, इसका फंक्शन क्या है? एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी। एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, यूसिनोफिल का बायलोब न्यूक्लियस होता है। तो इसका आंसर क्या है बताओ? बताओ, अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका आंसर है ए। क्या है इसका आंसर? ए है। और ये एमएसटी सीईटी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट गाइस, ये क्वेश्चन आपको कैसे समझा पहला आप बताओ। ओके, अच्छा है ना? तो फिर अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3, जो कि है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स, ओके, फोर्स एक्सपायरेशन इज नोन एज। देखो, जो मतलब हम हवा को अंदर लेते हैं, एक्सपायरेशन मतलब हवा को बाहर छोड़ना, अंदर की बॉडी के अंदर की हवा को बाहर छोड़ना मतलब होता है एक्सपायरेशन, और बाहर से हवा को अंदर लेना मतलब होता है इंस्पायरेशन। तो जो एक्सपायरेशन है, ओके, एक्सपायरेशन कर दिया हमने मतलब हवा को बाहर छोड़ दिया, लेकिन हम कितनी अमाउंट की हवा अंदर ले सकते हैं? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी ज्यादा से ज्यादा हम हवा को अंदर ले सकते हैं, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट उड़ीसा 2019 के अंदर। तो गाइस इसका आंसर है टोटल लंग कैपेसिटी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, या फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। तो गाइस इसका आंसर है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, अंदर की हवा को बाहर छोड़ते हैं, तो उसके बाद एनवायरमेंट से हम कितनी हवा को अंदर ले पा रहे हैं, कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक। ये लंग जो होते हैं हमारे एयर से भरे हुए सैक से बनते हैं। द अल्वियोली दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और यहाँ पे जो अपने लंग्स होते हैं वहां पे एयर फिल सैक होते हैं, जो सैक एयर से भरते हैं, और अगर हमने ज्यादा फोर्स से क्या किया, एक्सपायरेशन, हवा को बाहर छोड़ा, तो वो कोलैप्स नहीं होते। ओके, बिकॉज ऑफ, ये कोलैप्स नहीं होती। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये नीट यूजी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताओ इसके पीछे का रीजन। वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो गाइज इसका आंसर है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। कैसा है? रेसिड्यूम वॉल्यूम। ओके, मतलब हम हवा को बाहर भी छोड़ते हैं, लेकिन क्या होता है, वो जो एयर फील्ड सैक्स होते हैं, जो अल्वियोली होती है, वो कोलैप्स नहीं होती बिकॉज ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय अ हेल्थी मैन पर मिनट। सो इंस्पायर एक तो अंदर लेना या फिर बाहर छोड़ना। ओके, इसका वॉल्यूम कितना होता है नॉर्मल मैन के अंदर 1 मिनट के अंदर? ओके, नॉर्मल मैन 1 मिनट के अंदर पर मिनट। ओके, के सीईटी, कर्नाटक का सीईटी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो गाइस इसका जो आंसर है वो बताओ। वो है 1000 ml टू 1100 ml, देन 2500 ml टू 3000 ml, 6000 ml टू 8000 ml, एंड देन डी 400 ml टू 500 ml। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सी, 6000 ml टू 8000 ml। ओके, ध्यान में रखना ये क्या है, हेल्थी मैन पर मिनट में इतना हवा को अंदर ले सकता है या फिर बाहर छोड़ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सिलेक्ट करना है, नीट उड़ीसा 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम। डायफ्रागम क्या है? तो जो ऐसा डोम शेप होता है ना अपने चेस्ट के अंदर, वो होता है डायफ्रागम। ओके, वो जो डायफ्रागम होता है उसका जो एक्सपायरेशन है वो होता है, ओके, एक्सपायरेशन होता है मतलब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं, वो होता है बिकॉज ऑफ डायफ्रागम, पहला। उसके बाद नेक्स्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, मतलब इसमें से 3 रॉन्ग होंगे, एक करेक्ट होगा। एक्सपायरेशन ऑकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल intercostal muscles. Then C, intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration.
and inspiration occurs when the atmospheric pressure is less than the intrapulmonary pressure। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है सी, मतलब सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन होता है, जब हवा को हम अंदर लेते हैं, तब हमारा जो पल्मोनरी अंदर का प्रेशर होता है वो बाहर के एनवायरमेंट के प्रेशर से कम होता है। ये राइट है। ओके, बाकी के तीनों जो है वो रॉन्ग है। ओके, इंस्पायरेशन जो है वो इनिशिएटेड नहीं होता डायफ्रागम से। ओके, इंस्पायरेशन ऑकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, नहीं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज। जो फूड होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंटर नहीं होता, उसकी जो एंट्री वो प्रिवेंट करता है, वो कौन होता है? एमएसटी सीटी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर बताओ। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लोटिस एंड इपीग्लोटिस। तो गाइस इसका आंसर है वो है इपीग्लोटिस, जो ग्लोटिस के ऊपर होता है, और जिससे क्या होता है, जो फूड है अपना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंटर नहीं होता। जब हम खाना खाते हैं तब हमारा रेस्पिरेशन होता ही है, मतलब वो रुकता नहीं है। रेस्पिरेशन रुक गया तो समझ लो हम मर गए, है कि नहीं? तो रेस्पिरेशन जब हम खाना खाते हैं तभी चालू ही होता है, बिकॉज जो हमारा फूड है वो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर इंटर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ इपीग्लोटिस। देन क्वेश्चन नंबर 8, lungs do not collapse between breathe and some air always remain in the lungs which can never be expelled because। देखो, कुछ जो एयर होती है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं हवा को अंदर लेते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं हवा को बाहर छोड़ते हैं, लेकिन कुछ एयर हमारे जो हमारे लंग्स है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। ओके, जो ना तो बाहर जाती है ना अंदर आती है, मतलब वैसे ही प्रेजेंट रहती है वहां पे। बिकॉज क्या है इसके पीछे का रीजन? ओके, ये नीट पेपर 2 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसीलिए ऐसा होता है। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल, एंड देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। और इसी के कारण क्या होता है कि कुछ जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर वैसे ही प्रेजेंट रहती है, जो ना तो बाहर जाती है ना अंदर रहती है, वैसी उसी तरीके से वो लंग्स के अंदर वैसे प्रेजेंट रहती है। बिकॉज क्या होता है, देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, वहां पे पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 9 है, मैच द आइटम्स गिवन इन अ कॉलम ए फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है। देखो, फिब्रिनोजन वो कहाँ पे हेल्प होता है? ग्लोबुलिन, अल्बुलिन। ओके, तो देखो बताओ यहाँ पे, ये नीट 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था, यूजी अंडर ग्रेजुएट। तो इसका जो आंसर है वो बताओ आप। फिब्रिनोजन, ओके, किसके अंदर हेल्प करता है? फिब्रिनोजन। ओके, जो फिब्रिनोजन होता है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। फिब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग हमने प्रोसेस पढ़ी थी उसके अंदर हेल्प हुआ था फिब्रिनोजन का। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेकंड वाला ग्लोबुलिन, ये किसके अंदर हेल्प करता है? सो गाइस यहाँ पे जो सेकंड वाला हेल्प करता है वो करता है अपना डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि है ग्लोबुलिन। ओके, एंड जो थर्ड एंड लास्ट है, ओके, जो कि है अल्बुमिन, वो करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। ओके, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, वाटर बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4। ओके, मतलब कि डी। देन क्वेश्चन नंबर है 10, द हर्ट इज कवर्ड बाय, जो हर्ट है वो कवर्ड होता है ऊपर से, किससे कवर्ड होता है बताओ? इपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, सप्रेकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो ऊपर से जो हर्ट कवर होता है वो किससे कवर्ड होता है? ओके, तो बताओ इसका जो आंसर है गाइस वो है पेरिकार्डियम। क्या है इसका आंसर? पेरिकार्डियम, ऊपर से वो कवर्ड होता है बाय पेरिकार्डियम। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉल इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। जो कोरोनरी साइनस होती है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, ओके, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, इसके ओपनिंग के ऊपर कौन सी वॉल्व प्रेजेंट रहती है? वॉल्व क्या करती है पता है आपको? अगर इससे अंदर यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड को वापस नहीं जाने देता, ये वॉल क्या करती है? बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है ब्लड के। तो जो अपनी कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है वहां पे कौन सी वॉल्व प्रेजेंट रहती है? तो गाइस इसका जो आंसर है वो है थिबेशियन वॉल्व। कौन सी? थिबेशियन वॉल्व। ओके, वो कहां पे होती है? कोरोनरी साइनस के ओपनिंग पे प्रेजेंट रहती है। देन क्वेश्चन नंबर है 12, जो कि है द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। सो नीचे में से कौन सा सेल डिवीजन के अंदर नहीं जाता, मतलब उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता? डी डिफरेंशिएटेड सेल, लिवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड स्किन सेल। ओके, सो इसका जो आंसर है गाइस वो है रेड ब्लड सेल। इसका क्या नहीं होता? वो अंडरगोज नहीं जाती सेल डिवीजन, जो कि है रेड ब्लड सेल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है अपना 13, इट इज द मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल
देन द फॉर द लार्जर एनिमल, बिकॉज जो स्मॉलर एनिमल है उसका जो है वो भागना उसको क्या होता है, यूजफुल होता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो लार्जर एनिमल होते हैं उनको थोड़ा हार्ड जाता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल एनिमल हैव द लोअर O2 रिक्वायरमेंट, देन द इफिशियंसी ऑफ muscles in the larger animal is less than in the small animal, and it is easier to carry a small body weight, and smaller animal have the higher metabolic rate. तो गाइस इसका जो आंसर है वो है स्मॉलर एनिमल हैविंग हाई मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ये आपको ध्यान में रखना होगा, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मतलब होता है सम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव, या फिर हम ऐसे बोलेंगे सम ऑफ टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन, sum of total biochemical reaction occurring inside the living organism known as metabolism। जो पूरी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, फास्ट होता है। और इसलिए जो स्मॉलर एनिमल होता है ना वो ज्यादा भाग सकता है। ओके, इज इजियर, ओके, इट इज मच इजियर फॉर द स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल, ओके, देन फॉर अ लार्जर एनिमल, बिकॉज मतलब ऊपर, अप हिल मतलब क्या होता है, ऐसा ऊपर जाने के लिए, ओके, ऊपर जाने के लिए स्मॉल एनिमल को हेल्प होता है, बिकॉज उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो फास्टर होता है देन द लार्जर एनिमल। देन क्वेश्चन नंबर है 14, जो कि है फ्रॉग हर्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। जो फ्रॉग का हर्ट है अगर हमने उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया तो वो थोड़े समय के लिए बीट करता है, ओके, एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, क्या है, frog is poikilotherms, then frog does not have any coronary circulation, heart is myogenic in nature, then heart is auto excitable, heart is auto excitable। तो यहाँ पे ढूंढना है आपको, नीट यूजी 2017 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है गाइस वो आपको यहाँ पे दो वर्ड, मतलब पहला देखो यहाँ पे थर्ड ओनली, फोर्थ ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है थर्ड एंड फोर्थ, तो मतलब वो है डी वाला आंसर, बिकॉज जो हर्ट है वो मायोजेनिक है, ओके, कैसा है, मायोजेनिक, एंड उसके बाद है ऑटो एक्साइटेबल, मतलब खुद ही वो ऑटो, मतलब खुद के खुद वो एक्साइट हो सकता है, ओके, इसलिए जो हर्ट है फ्रॉक का हमने बाहर निकला तो भी कुछ समय के लिए वो क्या होता है, हर्ट बीट होता है, बिकॉज वो मायोजेनिक होता है, एंड हर्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, मेडअप, मायोजेनिक मतलब मेडअप ऑफ सेम टाइप ऑफ मसल्स, ओके, सेम टाइप ऑफ मसल से बनता है, ओके। ये ध्यान में रखना है आपको अच्छे तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर है 15, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम। जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है ये ब्लड को लेती है लीवर, ओके, ब्लड टू लीवर, ओके, ड्रेन ब्लड टू लीवर, मतलब वो ब्लड को लीवर तक लाती है, लेकिन किससे लाती है लीवर तक, ये आपको ढूंढना है, किडनी, ओके, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से ब्लड को लीवर तक पहुंचाने का काम करता है हेपेटिक पोर्टल वेन, ओके, ये नीट यूजी 2017 को क्वेश्चन पूछा था। देन क्वेश्चन नंबर है 16, जो कि है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन कौन सा नहीं है, एमएसटीसीटी 2015 को क्वेश्चन पूछा था। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आरबीसी, ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज, एंड ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट। तो इसका आंसर बताओ। सो गाइस इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट आरबीसी। ये आरबीसी ट्रांसफर करना इसका काम नहीं है लिम्फ का, जैसा ब्लड होता है उसी तरीके से बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है जो होता है लिम्फ। तो ये तीनों बाकी के फंक्शन करता है, लेकिन ऊपर का एक नहीं करता, ट्रांसपोर्ट ऑफ आरबीसी नहीं करता। देन क्वेश्चन नंबर है 17, जो कि है इन द गिवन डायग्राम द एक्स इज द रोल ऑफ एक्स इज। जो एक्स का रोल है वो क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक्स हमको दिखा रहा है तो वो क्या है, पहले तो ये आपको समझना होगा उस पोजीशन पे क्या होता है। एमएसटीसीटी 2016 को एक क्वेश्चन पूछा था, और जिसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो जनरेट कार्डियक मसल, कॉज एट्रियल सिस्टोल, कॉज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड कैरी कार्डियक इंपल्स टू वेंट्रिकल्स। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है कैरी कार्डियक इंपल्स टू वेंट्रिकल्स। तो ये समझ में नहीं आया हमको सर कैसे, तो देखो ये दो अपने ऑरिकल्स होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है एवी नोड, क्या होता है एवी नोड, इसको हम क्या होती है एवी नोड, मतलब ऑरिकुलर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। और ये क्या होता है, उसको हम एवी नोड कहते हैं, क्या कहते हैं शॉर्ट में एवी नोड कहते हैं। और ये एवी नोड से क्या होता है, क्या होता है ये ऐसा बंडल ऑफ हीज, और उसके बाद ऐसे परकिंज फाइबर आते हैं, ओके, बंडल ऑफ हीज और ऐसा परकिंज फाइबर, जिससे क्या हमको समझ रहा है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैरी कर रहे हैं कार्डियक मसल टू वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स के पूरे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये कैरी करते हैं, ओके, ये इंपल्स, ये जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पर लाता है, और उसी के कारण जो अपना वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 18, जो कि है
व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन हार्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ओके मतलब 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड वो प्यूरिफाई कर सकता है अपना ह्यूमन हार्ट, ओके नॉर्मल। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है 70 ml। क्या है 70 ml। 70 ml हार्ट अपना ब्लड जो है वो प्यूरिफाई कर सकता है 70 ml विद इन 1 मिनट, ओके ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर है 19 जो कि है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ओपनिंग ऑप्शन विद द गिवन बिलो। ओके एक फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है आपको, और ये क्या है पता है आपको, ये है यहाँ पे मतलब ये लेफ्ट आर्टिकुलर वॉल्व्स है, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कैवा। तो ये कौन इसको गार्ड करता है ये आपको बताना है। सबसे पहला है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस तो मैंने आपको अभी हमने पहले ही क्वेश्चन देखा था। कोरोनरी साइनस किसको गार्ड करता है, वो होता है थेबेशियन वॉल्व, ओके ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन हमारा हो गया था। उसके बाद जो बेस ऑफ सिस्टमिक ऑर्टा है, बेस ऑफ सिस्टमिक ऑर्टा इसको कौन गार्ड करता है, बेस ऑफ सिस्टमिक ऑर्टा इसको कौन गार्ड करता है, तो उसको करता है सेमील्यूनार वॉल। कौन करता है गार्ड गाइस, सेमील्यूनार वॉल। उसके बाद जो थर्ड है वो थर्ड क्या है, लेफ्ट एंट्री वेंट्रिकुलर वॉल, लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल ये क्या करता है, ये म्यूचुअल वॉल इसको क्या करता है, गार्ड करता है। लास्ट में ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना क्या हुआ, जो कि स्टेचन वॉल उसको गार्ड करता है। और वॉल का क्या काम है मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो बैकवर्ड ब्लड को जाने नहीं देता। एमएससीडी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे चारों के अंदर कौन किसको गार्ड करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो बताया गया है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा फिर, फर्स्ट ए। देन क्वेश्चन नंबर है 20 जो कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है वो बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल एंड सेमील्यूनार वॉल 3 वॉल्स है। उसके आगे जो है वहां पे क्या दिया गया है, उसका पोजीशन बताया गया है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो गाइज यहाँ पे आपको तीनों के आपको बताना है कि ट्राइकस्पिड वॉल फर्स्ट का क्या है, ओके फर्स्ट का क्या है, देन सेकंड का क्या है, उसके बाद ये थर्ड का क्या है। तो ये तीनों की आपको कमेंट करना है। मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, मिडिल तक देख रहे हैं, ओके इसका गाइज आपको कमेंट करना है, ओके कमेंट करना है, इसको आप ढूंढो, बेसिक वीडियो में आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि म्यूचुअल वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल आर अटैच टू द पैपिलरी मसल्स बाय। सो जो म्यूचुअल वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल होती है ये पैपिलरी मसल से अटैच होती है बाय किससे, ओके एमएससीडी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। कॉर्पस कॉलोसम, देन कॉलिनी कॉर्निया, ओके उसके बाद है क्रूरा सेरेब्री एंड कॉर्डेट टेंडनी, कॉर्डेट टेंडनी। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है कॉर्डेट टेंडनी। कॉर्डेट टेंडनी से म्यूचुअल वॉल या फिर ट्राइकस्पिड वॉल ये पैपिलरी मसल से अटैच होती है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 22 मस्कुलर रिज एट इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल आर कॉल्ड। जो वेंट्रिकल का इनर सरफेस होता है वहां पे मस्कुलर रिज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओके सबसे पहला है कॉर्डी टेंडनी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, पैपिलरी मसल्स एंड ट्रैबिक्यूले कॉर्निया। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ट्रैबिक्यूला कॉर्निया, ओके ये इसका आंसर है। ये वेंट्रिकल्स के अंदर के स्मूथ लेयर्स, ओके एमएससीडी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। एंड लास्ट क्वेश्चन 23 द ब्लड वेसल्स इंडिकेटेड बाय एक्स इज। ये जो एक्स आपको दिख रहा है ये वेसल्स कौन सी है, एमएससीडी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए डायग्राम्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, ओके। तो भाई इसका आंसर क्या है, पल्मोनरी वेन, इंफीरियर वेना कैवा, कोरोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना कैवा। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सुपीरियर वेना कैवा, ओके ये क्या है, सुपीरियर वेना कैवा है। तो गाइस यहाँ पे हम ना पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करना ताकि उनको अच्छी तरीके से बायोलॉजी का प्रिपरेशन हो जाए एमएससी सीटी के लिए। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।